तो आज हमारे पास बिहार के इतिहास पर कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं और हम इन्हीं के जरिए एक लंबी यात्रा पर निकलने वाले हैं। हाँ, और ये सिर्फ तारीखें याद करने वाली यात्रा नहीं होगी। इन नोट्स के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस जमीन में ऐसा क्या खास है कि यहाँ बार बार इतने बड़े साम्राज्य बने, इतने नए विचार पनपे। बिल्कुल, और कैसे इस जगह ने पूरे भारत के इतिहास को एक दिशा दी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये नाम बिहार, ये कहाँ से आया? मेरे नोट्स में लिखा है कि ये विहार शब्द से बना है। हाँ, ये सबसे आम धारणा है। विहार मतलब जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे, उनका निवास स्थान। अच्छा। लेकिन मजे की बात यह है कि बिहार शब्द का लिखित इस्तेमाल बहुत बाद में हुआ। मतलब लगभग 12वीं-13वीं सदी की एक किताब है तबकात-ए-नासिरी, उसमें मिलता है। ओह, तो ये नाम काफी नया है उस हिसाब से। हाँ, हजारों साल तक तो इसे मगध, अंग, विदेह इन नामों से ही जाना गया। अगर हम समय में और पीछे जाएं, मतलब एकदम शुरुआत में, बिल्कुल प्रागैतिहासिक काल में, बिल्कुल तब के भी तो कुछ निशान मिले हैं यहाँ। बिल्कुल मिले हैं। दक्षिणी बिहार में जैसे गया, मुंगेर, वहां से पत्थर की कुल्हाड़ियां, चाकू, ये सब मिले हैं। तो मतलब यहाँ हमेशा से लोग रहते आए हैं। हाँ, हजारों सालों से। लेकिन कहानी में असली रोमांच आता है लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास। महाजनपदों का द्वार। सही पकड़ा। पूरे भारत में 16 महाजनपद यानी बड़े बड़े राज्यों भर रहे थे। और उनमें से 3 सबसे शक्तिशाली, अंग, वज्जी और मगध, वो यहीं बिहार की धरती पर थे। बिल्कुल एक ही जगह पर 3 महाशक्तियां। आप सोच सकते हैं कि कितना तनाव और मुकाबला रहा होगा। जबरदस्त रहा होगा। एक तरफ अंग, जो आज का भागलपुर मुंगेर है, व्यापार के लिए मशहूर। हाँ, अपनी राजधानी चंपा के लिए। लेकिन दूसरी तरफ था वज्जी महाजनपद, और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उस जमाने में मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। एक मिनट, मेरे नोट्स में यहाँ एक नाम है, लिच्छवी गणराज्य। इसे दुनिया का पहला गणराज्य माना जाता है। ये सच है? मतलब एक व्यक्ति का शासन था। तब वज्जी संघ में लिच्छवी गणराज्य में लोग मिलकर शासन चला रहे थे। ये काम कैसे करता था? मतलब आज के लोकतंत्र जैसा था? पूरी तरह से नहीं, लेकिन एक तरह से उसकी नींव थी। एक केंद्रीय सभा होती थी जिसमें अलग अलग कुलों के प्रमुख होते थे। वो सब मिलकर बहस करते थे, वोटिंग करते थे और फिर कोई फैसला लेते थे। कमाल है। तो ये भूमि सिर्फ साम्राज्यों की नहीं, राजनीतिक प्रयोगों की भी धरती रही है। बिल्कुल, शासन सहमति से चलना चाहिए, ये विचार शायद यहीं से मजबूत हुआ। लेकिन इन सब में एक शक्ति थी जो सबसे आगे निकलने वाली थी, मगध। हाँ, मगध। इसकी शुरुआत तो बृहद्रथ और जरासंध से मानी जाती है, पर असली खेल शुरू हुआ हर्यंक वंश के साथ। बिंबिसार, वो पहले शासक थे जिन्होंने एक स्थायी सेना रखी। बिल्कुल, बिंबिसार बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने शादियों से, संधियों से अपने राज्य को मजबूत किया। लेकिन मगध के विस्तार की कहानी में राजनीति के साथ साथ काफी ड्रामा और खून खराबा भी था। ड्रामा? कैसा ड्रामा? राजवंशों वाली साजिशें। हाँ, और वो भी ऐसी कि किसी फिल्म की कहानी लगे। बिंबिसार ने राज्य को जोड़ा, लेकिन उनके ही बेटे अजातशत्रु ने सत्ता के लिए उनकी हत्या कर दी। हाँ, ये पितृहत्या मगध की राजनीति का एक काला अध्याय था। और इसी अजातशत्रु ने उस वज्जी गणराज्य को भी तो हराया था, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। बिल्कुल, और ये सिर्फ ताकत की जीत नहीं थी, इसमें कूटनीति भी थी और नई तकनीक भी। नई तकनीक युद्ध में? हाँ, अजातशत्रु ने वज्जी संघ में फूट डालने के लिए अपने मंत्री को भेजा, और जब वो अंदर से कमजोर हो गए तब हमला किया। और इस हमले में 2 ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जो उस समय के लिए गेम चेंजर थे। कौन से? नोट्स में लिखा है, रथ मुसल और महाशिलाकांटक। ये सुनने में बड़े खतरनाक लगे। और थे भी। आप रथ मुसल को उस जमाने का एक तरह का टैंक समझ सकते हैं। एक रथ जिसमें गदा लगी होती थी जो भीड़ को कुचलते हुए निकल जाता था। और महाशिलाकांटक? वो एक ऐसी मशीन थी जो बड़े बड़े पत्थर फेंकती थी, जैसे कैटोपुल्ट। ये दिखाता है कि मगध सैन्य तकनीक में भी अपने समय से कितना आगे था। और पहली बौद्ध संगीति भी तो अजातशत्रु के समय ही हुई थी। हाँ, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग और फिर नंदवंश, और नंदवंश के संस्थापक महापद्मनंद ने तो खुद को एकराट की उपाधि दी थी, मतलब एकमात्र सम्राट। बिल्कुल, वो अपनी ताकत को लेकर कोई शक नहीं छोड़ना चाहते थे।
नंद वंश ने मगध की शक्ति को अपने चरम पर पहुंचाया। लेकिन कहते हैं ना, जब आप शिखर पर होते हैं तो नीचे आने का खतरा भी होता है। उनके आखिरी शासक धनानंद जो बहुत अलोकप्रिय हो गए थे। हाँ, और इसी मौके का फायदा उठाकर एक गुरु और उनके शिष्य ने इतिहास की धारा ही बदल दी। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ से तो भारतीय इतिहास का नक्शा ही बदल गया। पूरी तरह से उन्होंने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया और सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र में जो देखा उसे इंडिका में लिखा। पटना के पास कुम्हरार में आज भी उस विशाल लकड़ी के महल के अवशेष मिलते हैं। सोचकर ही हैरानी होती है। और इसी वंश में वो सम्राट हुए जिन्होंने युद्ध के शिखर पर पहुंचकर युद्ध को ही त्याग दिया। सम्राट अशोक। 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध। हाँ, उस युद्ध में जो भयानक खून खराबा हुआ उसने अशोक को पूरी तरह से बदल दिया। एक विजेता से शांतिदूत बनने का सफर। उन्होंने युद्ध की नीति छोड़कर धम्म की नीति अपनाई। ये सिर्फ एक धार्मिक बदलाव था या इसकी कोई राजनीतिक मायने भी थे? ये एक बहुत बड़ा और सोचा समझा राजनीतिक कदम था। अशोक समझ गए थे कि इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ तलवार के जोर पर एक साथ नहीं रखा जा सकता। तो धम्म उसे जोड़ने वाला एक गोंद था। बिल्कुल, नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का सिद्धांत। उन्होंने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति करवाई और अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। ये तो एक तरह से भारत की सॉफ्ट पावर का पहला बड़ा उदाहरण था। हाँ, कह सकते हैं। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। तो मगध की शक्ति का क्या हुआ? मौर्यों के बाद एक तरह का पावर वैक्यूम आ गया। शुंग और कण्व जैसे कई छोटे वंश आए और गए, लेकिन वो मौर्यों जैसी ताकत फिर नहीं बना पाए। मगध कुछ सदियों के लिए थोड़ा पृष्ठभूमि में चला गया, जब तक कि गुप्त वंश ने उसे फिर से भारत के केंद्र में नहीं ला दिया। बिल्कुल, गुप्त काल जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। और इसी दौर में बिहार एक बार फिर ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र बना। नालंदा महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। हाँ, और नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो एक ग्लोबल सेंटर ऑफ लर्निंग था। चीन, तिब्बत, कोरिया, इंडोनेशिया, कहां-कहां से छात्र और विद्वान यहाँ आते थे। और यहाँ सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं बल्कि तर्कशास्त्र, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान सब कुछ पढ़ाया जाता था। सही कहा। और इसी परंपरा को पाल वंश के शासक धर्मपाल ने आगे बढ़ाया जब उन्होंने भागलपुर में विक्रमाशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये वो दौर था जब बिहार दुनिया की बौद्धिक राजधानी था। एक तरह से हाँ, लेकिन फिर मध्यकाल की शुरुआत में एक बहुत दुखद मोह आया। बख्तियार खिलजी का आक्रमण। हाँ, उसने नालंदा और उदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। ये सिर्फ इमारतों को तोड़ना नहीं था। नहीं, ये ज्ञान के पूरे केंद्र पर हमला था। मैंने पढ़ा है कि नालंदा की लाइब्रेरी महीनों तक जलती रही। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। भारत ने अपनी ज्ञान परंपरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस आग में खो दिया। इस घटना के बाद बिहार कई सदियों तक राजनीतिक और बौद्धिक रूप से हाशिए पर चला गया। लेकिन फिर इसी जमीन से एक ऐसा शासक उठा जिसने सिर्फ 5 साल के शासन में दिल्ली का तख्ता पलट दिया। शेरशाह सूरी। हाँ, उनकी कहानी तो अद्भुत है। सासाराम के एक जागीरदार का बेटा फरीद खान, जो अपनी काबिलियत से हिंदुस्तान का बादशाह बना। लेकिन उनकी असली महानता लड़ाइयों में नहीं, उनके प्रशासनिक सुधारों में थी। जैसे रुपया चलाना और ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाना। ये चीजें तो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है, कई देशों की मुद्रा का आधार है। उन्होंने जमीन की पैमाइश करवाकर लगान की एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो बहुत न्यायपूर्ण थी। और वो सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड, वो सिर्फ एक सड़क नहीं थी, वो साम्राज्य की जीवन रेखा थी। व्यापार, सेना की आवाजाही, डाक व्यवस्था, सब कुछ उससे जुड़ा था। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि बाद में अकबर और अंग्रेजों तक ने उसके कई हिस्सों को अपनाया। फिर मुगल काल में अकबर ने बिहार को एक अलग सूबा बनाया और फिर यूरोपीय व्यापारी आए। नोट्स कहते हैं कि उनकी खास दिलचस्पी शोरा के व्यापार में थी। ये शोरा क्या था? शोरा यानी सॉल्टपीटर, ये बारूद बनाने के लिए एक बहुत जरूरी कच्चा माल था। ओह अच्छा। उस दौर में यूरोप में लगातार युद्ध हो रहे थे और बारूद की मांग बहुत ज्यादा थी। बिहार शोरा का एक बहुत बड़ा उत्पादक था। इसी शोरा पर कब्जे के लिए डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज सब आपस में लड़ते रहे। और आखिरकार 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद बिहार बंगाल के साथ
पूरी तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। और यहीं से शुरू होता है स्वतंत्रता संग्राम का दौर। लेकिन बड़े आंदोलनों से पहले भी तो यहाँ विद्रोह की एक लंबी परंपरा रही है। हाँ, बिहार की जमीन पर विद्रोह की भावना हमेशा जिंदा रही। अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों ने सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह किया। और बिरसा मुंडा का उलगुलान आंदोलन, उन्हें तो धरती आबा भी कहते हैं, मतलब धरती के पिता। बिल्कुल। और फिर 1857 के महासंग्राम में बिहार की भूमिका को तो कोई भूल ही नहीं सकता। जगदीशपुर के 80 वर्षीय वीर कुंवर सिंह, 80 साल की उम्र में लड़ाई, ये तो मतलब अकल्पनीय है। कुंवर सिंह का शौर्य अद्भुत था। इस उम्र में उन्होंने अपनी छोटी सी सेना के साथ अंग्रेजों को कई बार हराया। एक लड़ाई में जब उनकी कलाई में गोली लगी तो कहते हैं संक्रमण से बचने के लिए उन्होंने अपनी ही तलवार से अपना हाथ काटकर गंगा में बहा दिया। अविश्वसनीय। उनके बाद उनके भाई अमर सिंह ने संघर्ष जारी रखा। ये बिहार की उसी विद्रोही चेतना का प्रतीक है जो आगे भी जिंदा रही। और शायद इसी चेतना को देखकर महात्मा गांधी ने अपने पहले बड़े आंदोलन, मतलब पहले सत्याग्रह के लिए बिहार की धरती को ही चुना। हाँ, 1917 का चंपारण सत्याग्रह। चंपारण के नील किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ गांधी जी का ये सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम मोड़ था। और यहीं से बिहार को राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और बाद में जयप्रकाश नारायण जैसे महान नेता मिले। बिल्कुल। और आखिरकार आधुनिक बिहार का गठन 1911 में दिल्ली दरबार में घोषणा हुई और 22 मार्च 1912 को बिहार एक अलग प्रांत बन गया। इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बाद में 1936 में उड़ीसा और साल 2000 में झारखंड इससे अलग होकर नए राज्य बने। तो इस पूरी यात्रा को देखें तो ये साफ है कि बिहार का इतिहास सिर्फ एक राज्य का इतिहास नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने की कहानी है। ज्ञान के महान केंद्रों के निर्माण और विनाश की कहानी है। और स्वतंत्रता के लिए कभी न खत्म होने वाले संघर्ष की कहानी है। इन नोट्स को देखने पर कुछ पैटर्न बार बार नजर आते हैं। पहला, बिहार हमेशा सत्ता का केंद्र रहा है। दूसरा, ये ज्ञान और नए विचारों की भूमि रही है, बौद्ध धर्म से लेकर दुनिया के पहले गणराज्य तक। और तीसरा, यहाँ विद्रोह की एक भावना हमेशा रही है। हाँ, चाहे वो सत्ता के खिलाफ राजनीतिक प्रयोग हो या विदेशी शासन के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष। इन स्रोतों में बिहार के गौरवशाली अतीत से लेकर उसके पतन तक की पूरी कहानी है। तो सोचने वाली बात यह है कि बिहार की संस्कृति और लोगों में वो कौन सी अंदरूनी ताकत है जिसने इसे हजारों सालों तक भारतीय कहानी के केंद्र में बनाए रखा और हर बड़ी गिरावट के बाद हर बार खुद को फिर से स्थापित करने की क्षमता दी।